Good morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be electromagnetic induction वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज का जो आपका टॉपिक है, आज हम डील करेंगे सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस। हिंदी में आप इसको बोलते हो स्व प्रेरकत्व। होता क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरकत्व होता क्या है वो हम देखते हैं। देखो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसकी पहले जब हमने फैराडे का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, फैराडे का प्रयोग, वहां पर मैंने आपको बताया था कि मान लो कि ये आपके पास एक कॉइल है, एक कुंडली है, यहाँ से मैंने एक गैलोमीटर कनेक्ट किया और यहाँ पर आपके पास ये एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये तो अगर ये मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स टू साउथ। यानी कि ये जो कॉइल है इससे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लिंक है, इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल की ओर लेके आते हैं, कॉइल की तरफ लेके आते हैं, तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। वह ईएमएफ के कारण यहाँ पर एक करंट जनरेट होती है। वह करंट, उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। और इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वह अपोज करता है किसको, इस मैग्नेट को, मैग्नेट के मोशन को अपोज करता है। यानी कि इसके अंदर का जो ईएमएफ है, इसके अंदर का जो वैद्युत वाहक बल है, यह अपोज करेगा, यह विरोध करेगा किसका, अपने चेंज का। कौन से चेंज का, इसके अंदर किस बात का चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। बात समझ आ गई। तो ये मुझे आप ये बताओ, यहां पर इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, वह किसके कारण हुआ, वह किसी अनदर मैग्नेट के कारण हुआ। यानी कि वो सेकेंडरी चीज के कारण हुआ। जब हम इस मैग्नेट को मोशन में लेके आते हैं तो इसके अंदर आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब अगर मान लो कि अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर ये मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेट आपका नहीं है, ये एक सिंगल एक कॉइल है। अब अगर कोई सिंगल कोई कॉइल है, उस कॉइल में हम करंट फ्लो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण उसका फ्लक्स चेंज हो। अब अगर उस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो वो कॉइल के अंदर खुद एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अभी आप ऐसे समझो, मान लिया मैंने कि हमारे पास ये एक कॉइल है, ये एक सोलेनॉइड में लेके चल रहा हूं, हमारे पास ये एक सोलेनॉइड है, ये एक पेरिनेल का है, ये ठीक है। इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, यहां पर ये हो गया की, ये सोलेनॉइड, ये पेरिनेल का, ये माइनस प्लस बैटरी का वोल्टेज V, और ये यहां पर ये है की। तो वो होगा क्या, होगा क्या वो समझो। जैसे ही मैंने स्विच को कनेक्ट किया, अब बात समझना आप, जैसे ही मैंने स्विच को कनेक्ट किया, स्विच कनेक्ट, स्विच ऑन, जैसे ही स्विच ऑन होगा वो क्या होगा, ये तो जैसे ही स्विच ऑन होगा करंट स्टार्ट्स फ्लो, करंट आपका फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा, आई स्टार्ट्स, करंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो करंट होती है ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलता हूं कि जैसे आपने इस स्विच को ऑन किया वैसे आपने देखा कि इस सर्किट में 10 एम्पियर की करंट फ्लो रही है। कितनी एम्पियर की करंट फ्लो रही है, 10 एम्पियर की। जब स्विच आपका ऑफ था, जब स्विच आपका ऑफ था और जब स्विच ऑन हुआ, जब स्विच आपका ऑफ था तो यहां पर कितनी करंट थी, 0 करंट थी। जब जैसे स्विच आपने ऑन किया आपने देखा कि इस वाले कॉइल में कितनी करंट फ्लो रही है, इस वाले कॉइल में टोटल 10 एम्पियर की करंट फ्लो रही है। अब बात यहां पे आती है कि करंट 0 से 10 एम्पियर क्या सडनली हो जा रही है क्या करंट 0 से 10 एम्पियर तुरंत हो गई, कि करंट आपका धीरे 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 इंक्रीज होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि करंट की जो वैल्यू है, अगर ये स्विच डिस्कनेक्ट है तो यहां पर कितनी करंट फ्लो रही है, 0 एम्पियर। जैसे ही आपने स्विच कनेक्ट किया आपने देखा कि इस वाले कॉइल में कितनी करंट फ्लो रही है, 10 एम्पियर। तो ऐसा तो नहीं है कि करंट आपका 0 से डायरेक्ट 10 हो जाएगा। पहले 0 से कितना होगा, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, 1.6, फिर 2। इस तरीके से आपका करंट आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे टाइम आपका स्पेंड होता है वैसे वैसे करंट आपका इंक्रीज होगा। जब करंट आपका 10 एम्पियर हो जाएगा तो उसके बाद से करंट क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। बात समझ आ रही है। करंट आपका 0 से 10 एम्पियर तुरंत नहीं होता है। पहले करंट 0 था, फिर करंट आपका 0 से हुआ 0.1,
फिर करंट 0.2, फिर करंट 0.3, इस तरीके से बढ़ते 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 लास्ट में कितना हुआ 10 एम्पियर। ये बताओ, तो जब ये करंट आपका चेंज हो रहा है, जब यहां पर करंट आपका चेंज हो रहा है, तो ये जो आई आपका स्टार्ट हुआ है, तो आई आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ग्रेजुअली क्या होता है आपका? इंक्रीज होता है। आई हमारा धीरे धीरे क्या होता है आपका? बढ़ता है। और जब हमारा आई धीरे धीरे चेंज होगा, ये बताओ, ये सोलेनाइड है, तो सोलेनाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B=μ0 NI। आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। इस सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B=μ0 NI। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर सोलेनाइड के लिए करंट की वैल्यू चेंज हो रही, तो क्या B चेंज होगा? 100% चेंज होगा। यानी कि इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप यहां पर इस तरीके से करंट फ्लो करोगे, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। इस तरीके से B आपका, यानी अगर आप यहां पे करंट फ्लो होगे, तो एक पोल हो जाएगा नॉर्थ, एक पोल हो जाएगा साउथ, यानी कि इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होगा। आई हमारा अगर चेंज होगा, तो B भी क्या होगा? चेंज होगा। सिंपल सी बात है कि अगर B चेंज होगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा? इस कॉइल का चेंज होगा। अब अगर फ्लक्स चेंज हुआ, तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? एक EMF आपका उत्पन्न होगा। बात समझ में आ गई? हुआ क्या कि जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, आपने क्या देखा कि धीरे 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 उस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया? आपका EMF उत्पन्न हो गया। स्विच को ऑन करते ही करंट आपका ग्रेजुअली चेंज हुआ। करंट आपका धीरे धीरे चेंज होता है। करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से यहां पर फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स बदलने से एक EMF प्रोड्यूस हो गया। यानी कि वो कॉइल जो है, वो खुद क्या कर रहा है? वह अपने अंदर खुद ही एक EMF प्रोड्यूस कर ले रहा है। वह EMF अब अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? जिसके कारण वह क्रिएट हुआ है। तो ये जो EMF है, इसके अंदर का जो EMF है, वह इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है? अपोज करता है। बात समझ आ रही है आपको? यानी कि इस कॉइल के अंदर खुद ही एक EMF क्रिएट हो गया। इस कॉइल के अंदर खुद एक EMF क्रिएट हो गया। ठीक है, अब बात समझते हैं। यहां पर भी आपको, जैसे मैं अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं आपको, ये टाइम है और ये करंट है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे करंट की वैल्यू धीरे धीरे पहले क्या होगी? इंक्रीज। करंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब करंट आपका 10 एम्पियर हो गया, तो उसके बाद से जब आपका टाइम स्पेंड होगा, तो करंट क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। करंट, ये तो आफ्टर सम टाइम तो करंट आपकी कांस्टेंट हो जाएगी ना। और जब करंट हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, तो क्या हमारा आई चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं चेंज होगा, फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, तो EMF प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी EMF प्रोड्यूस कब होगा? केवल स्टार्टिंग में ही EMF प्रोड्यूस होगा, जब करंट की वैल्यू हमारी चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो यहां पर एक EMF प्रोड्यूस होता है, दैट EMF इज कॉल्ड, ये जो EMF है, इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF। अब ये जो इवेंट होता है, ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरण। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्व प्रेरण। चल, अब इसका मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? डेफिनेशन सेल्फ इंडक्टेंस की क्या लिखोगे आप, वो समझ लो। देखो, सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण। सेल्फ इंडक्टेंस की डिफिनेशन क्या लिखोगे कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, if the magnetic flux linked with the coil change, inside the coil EMF will be produced. Inside the coil EMF will be produced. That EMF is called induced EMF, and that phenomena is called self induction. यदि किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली के अंदर एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस वैद्युत वाहक बल को हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को हम बोलते हैं क्या? स्व प्रेरण। डिफिनेशन क्या लिखोगे? इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज,
अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज एंड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस, दैट ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दैट इवेंट, ये जो घटना होती है इस घटना को हम बोलते हैं क्या, सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। बात समझ आ गई ना? तो देखो एक बात समझना, सेल्फ इंडक्शन एक दूसरा टर्म हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व, एक हमारे पास तीसरा टर्म भी है इंडक्टेंस, इंडक्टर, प्रेरण। तीन चीजें हमारे पास हैं, डिफिनेशन इसका लिख लेना आप, ओके। तीन चीजें हमारे पास हैं, तीनों में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है पहला आपको समझ में आता है, ये क्या है, एक तरीके का ये फिनोमिना है, एक तरीके की ये घटना है। सेल्फ इंडक्शन इज ए फिनोमिना इन व्हिच द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल बी चेंज एंड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। यदि किसी कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी इस घटना को हम बोलते हैं क्या, स्वप्रेरण। ठीक है, अब बात ये आती है कि अब जैसे भी मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, ये डायग्राम, अभी आप समझो एक बात, यहां पे जब करंट आपका फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इस तरीके से, चल ये मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट हुआ। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है ये आपको क्लियर हो चुका, ये क्या है, एक तरीके का इवेंट है। अब बात ये आती है कि इसके अंदर का जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है, आई पर। जितनी ज्यादा आप यहाँ पे करंट फ्लो करोगे, जितनी ज्यादा यहाँ पे करंट होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उतना ही आपका फ्लक्स चेंज होगा। सिंपल सी बात है कि इसके अंदर का जो फ्लक्स चेंज है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये करंट के ऊपर। जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स आपका चेंज होगा। तो फाई विल बी डिपेंड ऑन आई। अब फाई, अब मैंने प्रपोर्शनल साइन हटाया तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया एल। एल इज द कांस्टेंट इनटू आई। एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। ये जो कांस्टेंट आपका है एल, ये जो कांस्टेंट है एल, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ये एक इवेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व तो क्या होता है, ये जो कांस्टेंट है एल, इसी को हम बोलते हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। अब बात आती है कि इंडक्टर क्या होता है, तो ये जो डिवाइस है दैट डिवाइस इज कॉल्ड इंडक्टेंस, सॉरी इंडक्टर, दैट डिवाइस इज कॉल्ड इंडक्टर। आप एक कॉइल लो, एक तार लो, कॉइल को आप इस तरीके से टर्न कर दो तो वो जो सोलेनाइड का, जैसे ये मैं आप सिंपल एप्लीकेशन समझो, ये सोलेनाइड है, सोलेनाइड का मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, सोलेनाइड का मैंने ये छोटा सा पार्ट लिया, तो ये जो पार्ट होगा ना, यानी कि तार आपका इस तरीके से लपेटा होगा, तो उस पार्ट को आप बोलोगे क्या, दैट इज इंडक्टर। तो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है ना, उसमें इंडक्टर का काफी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, अगर आप उस सर्किट को देखो तो उसमें इंडक्टर यूज होता है आपका। तीन चीजें यूज होती हैं, ये तो आपको समझ आ गया कि एल क्या होता है, एल क्या है आपका, सेल्फ इंडक्टेंस। और ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को आप बोलते हो क्या, इंडक्टर। क्लियर समझ में आपको आ गया। L इज द कांस्टेंट, L इज डिपेंड ऑन, ये आपका डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टर्न्स। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा यहाँ पे टर्न्स रहेंगे उतना ही आपका एल का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एल की। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस आ रहा है तो आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि तो यहाँ पर जैसे ही करंट की वैल्यू चेंज होगी, मीन्स यहाँ पर इस वाले कॉइल में जैसे ही करंट की वैल्यू आप चेंज करोगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब बात आती है कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो ईएमएफ कैसे निकालोगे, सिंपल सा आपके पास ईएमएफ का फॉर्मूला है, E इक्वल टू माइनस डी अपॉन dt फाई।
सिंपल फॉर्मूला है E इक्वल टू माइनस d∅dt। इतना EMF इस कॉइल के अंदर जनरेट होगा। अब अगर इतना EMF जनरेट होगा तो EMF होगा कितना, तो E इक्वल टू माइनस d/dt एंड व्हाट इज द फाई की वैल्यू यहाँ से कितना लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो फाई की वैल्यू कितनी, L इंटू आई, तो L इंटू आई। E इज इक्वल टू L कॉन्स्टेंट है, L कॉन्स्टेंट है तो L को आपने कर दिया बाहर, माइनस L di/dt। ये एक EMF का फॉर्मूला हो गया कि इसके अंदर आपका जो EMF जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा, E इक्वल टू L di/dt। di/dt क्या है, व्हाट इज द di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, धारा में परिवर्तन की दर। L क्या है आपका, सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसके बाद से आपके एग्जाम में दो चीजें पूछता है, डिफाइन L, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की परिभाषा बताओ कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, आप L को डिफाइन करो। तो आप L को दो तरीके से डिफाइन करोगे। L को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, डिफाइन L, आप ध्यान से समझना, डिफाइन L को आप डिफाइन करो। तो L को डिफाइन करने के लिए मैं एक तो ये वाले फॉर्मूले से L को डिफाइन करूंगा और एक मैं इस वाले फॉर्मूले से L को डिफाइन करूंगा। चलो पहले मैं इस वाले फॉर्मूले से L को डिफाइन करता हूं। हमारे पास कंडीशन क्या है, L इज इक्वल टू phi/I। अगर मैं बोलता हूं आपको इफ I शुड बी इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर I का मान 1 एम्पियर हो, यानी कि इस वाले सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है, अगर ये इस करंट की वैल्यू मैंने 1 एम्पियर कर दी, बताओ तो L किसके इक्वल हो जाएगा, phi के बराबर। डिफाइन कैसे कर सकते हो, यहां से डिफिनेशन कैसे बताओगे आप, बताओ डिफिनेशन क्या बताओगे कि फॉर एनी कॉइल इफ द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल विल बी 1 एम्पियर देन फ्लक्स प्रोड्यूस इन द कॉइल विल बी इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। फॉर एनी कॉइल इफ द करंट फ्लो इन द कॉइल विल बी 1 एम्पियर देन सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू द फ्लक्स प्रोड्यूस इन द कॉइल। किसी भी कुंडली में अगर धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स के मान के बराबर होता है। ये उसकी डेफिनेशन, ये आपको डिफाइन करना है। एक तो हो गया ये डेफिनेशन। एक डेफिनेशन में आपको और बताता हूं, यहां से आप क्या लिख सकते हो, ये वाले फॉर्मूले से। बताओ ये वाला फॉर्मूला आपका क्या है, E इज इक्वल टू माइनस L di/dt। माइनस को तो कोई डजंट मैटर, माइनस उतना मैटर नहीं करता। यहां से अगर मैंने लिखा di/dt शुड बी 1, di/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, धारा परिवर्तन की दर। अब ये बताओ इफ di/dt शुड बी इक्वल टू 1, अगर ये 1 हो जाएगा तो L किसके इक्वल हो जाएगा, E की इक्वल हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा तो L किसके इक्वल, E की इक्वल। तो यहां से कैसे डिफाइन कर सकते हो, फॉर एनी कॉइल इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल बी इक्वल टू 1 देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल विल बी इक्वल टू द EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल। For any coil, if the rate of change of current will be equal to the 1, then self-inductance of the coil will be equal to the EMF produced in the coil। आप डेफिनेशन लिखते रहो, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे, किसी भी कुंडली में यदि धारा परिवर्तन की दर, di/dt का मतलब क्या हुआ, धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। E मतलब EMF मतलब वैद्युत वाहक बल। तो ये आपके पास दो डेफिनेशन हो, आपके पास हो गए, क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, L की यूनिट, फटाफट यूनिट बताओ। तो L इक्वल टू होगा phi/I। phi आपका होता है फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, I की यूनिट होती है एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर, इसी को आप बोलते हो हेनरी। क्या बोलोगे, हेनरी। तो L की यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने L को डिफाइन किया, L की डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब आगे अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर कितनी एनर्जी आपकी स्टोर होगी, इसके अंदर कितनी एनर्जी आपकी स्टोर होगी। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी एनर्जी, बताइए मुझे। आप एक बात बताओ, यहां पे करंट फ्लो है, करंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण कौन सी एनर्जी आएगी, मैग्नेटिक एनर्जी। मतलब ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर के अंदर कौन सी एनर्जी है, तो ड्यू टू द करंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा यहां पर जनरेट होगी, स्टोर होगी। अब कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, तो इसको फाइंड करने के लिए अच्छा एक बात और,
ये इंडक्टर, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था रजिस्टर, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था कैपेसिटर। कैपेसिटर की हिंदी होती है संधारित्र और रजिस्टर की हिंदी होती है प्रतिरोध। चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर, यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज। कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना, अपने अंदर स्टोर करना। ये प्लस है, ये माइनस चार्ज है, तो यहां पर बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक प्लेट ये होती है, एक प्लेट ये होती है। इसके लिए जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U = 1/2 CV²। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था, यहां पे करंट फ्लो होता है और ये है रजिस्टर और ये है कैपेसिटर C। इसका जो कैपेसिटेंस होता है, 3 चीजें है, मैं आपको बताता हूं। ये इसको कैपेसिटर बोलते हो 2nd चैप्टर, रजिस्टर बोलते हो 3rd चैप्टर। उसके बाद से अभी आपके इस चैप्टर में आपका आ गया ये, इसको आप बोलते हो इंडक्टर, 6th चैप्टर। कैपेसिटर को आप लिखते हो C से, रजिस्टर को आप लिखते हो R से, इंडक्टर को आप लिखते हो L से। संधारित्र, प्रतिरोध और प्रेरण। यहां पे करंट फ्लो होता है I। रेजिस्टेंस के लिए इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? तो H = I²RT। यहां पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी? U = वो आपको यहां पर निकालना है। बात समझ आ रही है? पूरा का पूरा जो फिजिक्स है ना आपका, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो मेन इन्हीं तीनों पे काम करते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ओपन करोगे, या तो उसमें रजिस्टर लगा होगा, या तो कैपेसिटर लगा होगा, या तो इंडक्टर लगा होगा। ये तीनों चीजें, इसका इन तीनों का यूज, अभी तो तीनों आपने अलग अलग चैप्टर में देखे, अभी इन तीनों का कंबाइंड यूज आप देखोगे आगे आने वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। वहां पर इन तीनों का एक साथ कंबाइंड यूज है कि आपके पास कोई सर्किट है, उसमें L भी है, C भी है, R भी है, तो आप उसको सर्किट को सॉल्व कैसे करोगे, तो हम आगे देखेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में अल्टरनेटिंग करंट में। ओके, अभी तो इंडक्टर के लिए कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो इंडक्टर के लिए एनर्जी निकालने के लिए मुझे अब ये बताओ, इसका मुझे एनर्जी निकालना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P = E × I। कोई दिक्कत नहीं। पावर की जगह पे चाहो तो आप लिख सकते हो dW/dt, सॉरी। और इसका जो EMF आया था, EMF इसका कितना आया था? E = L dI/dt, इतना आया था ना। तो E की जगह पे मैंने लिखा L dI/dt × I। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? dW = L I × di। आपको एनर्जी निकालनी है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। एनर्जी मतलब वर्क, तो वर्क यानी ये dW क्या है? स्मॉल वर्क मींस स्मॉल एनर्जी। तो स्मॉल एनर्जी से अगर आपको पूरी एनर्जी निकालना तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट dW शुड बी इक्वल टू द इंटीग्रेट L I × di। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। dW का इंटीग्रेशन W = L विल बी कॉन्स्टेंट, L आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना? I × di। W को आप बोलते हो एनर्जी, या तो आप वर्क बोलो या तो आप एनर्जी बोलो, कोई इशू नहीं है। L कॉन्स्टेंट है, L बाहर। I को इंटीग्रेट करना है I के रिस्पेक्ट में, तो पावर कितना है? 1, तो एक पावर ऐड हो जाएगा, उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा U = 1/2 LI²। इतनी एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है? ये आपकी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा। इतनी मैग्नेटिक एनर्जी इस सोलेनोइड के अंदर, इस इंडक्टर के अंदर आपकी स्टोर है। कितनी एनर्जी? U = 1/2 LI²। अगर आप इसके फॉर्मूले पे देखो, इसके फॉर्मूले पे अगर आप देखो ना, तो एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा 1/2 mv²। एक फॉर्मूला भी आपने देखा 1/2 LI²। एक फॉर्मूला भी आपने देखा था 1/2 CV²। ये कैपेसिटर की एनर्जी है, ये मैग्नेटिक इंडक्टर की एनर्जी है, और ये नॉर्मल कोई भी एनर्जी अगर कोई पर्सन v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तीनों में अगर आप समझो, C क्या है? कांस्टेंट है। L क्या है? कांस्टेंट है। M क्या है? कांस्टेंट है।
ये जो m है ये मैकेनिक्स का कांस्टेंट है, मैकेनिक्स, ठीक है। और ये जो L है ये सर्किट में जो आता है ये उसका कांस्टेंट है, यानी कि देखो फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं है, एनर्जी इक्वेशन में वही है 1/2 1/2 1/2 v स्क्वायर i स्क्वायर v स्क्वायर, ये वोल्टेज है और ये वेलोसिटी है, और यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है। बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो काम m का है वही काम किसका है, L का है। m क्या करता है, m क्या है, मास है, मास। मास मतलब इनर्शिया के जैसे वो बिहेव करता है, यानी वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, वेलोसिटी को अपोज करेगा। जितना अधिक मास होगा उतना ही उसका अपोजिशन होगा। तो सेम टू सेम जिस तरीके से मास काम करता है उसी तरीके से यहाँ पर एल का भी काम है। एल भी क्या करता है, अपोज करता है, किसको अपोज करता है, करंट को अपोज करता है। बात समझ आ रही है? तो ये तो बात हो गई इसकी। अब ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला आ गया कि कितनी मैग्नेटिक एनर्जी उसके अंदर आपकी स्टोर है, इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, ये आपका फॉर्मूला U = 1/2 Li²। ठीक है। तो अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? मान लो कि ये आपके पास एक सोलेनोइड है, ठीक है, ये सोलेनोइड था, करंट कितनी फ्लो रही थी, I, और यहाँ पर इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था B। मुझे इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है कि L की वैल्यू कितनी होगी। L कैसे निकाल सकते हो? सिंपल सी बात बताओ, L का फॉर्मूला L = कितना निकाला था आपने, phi/I। एक टन हो तो अगर n टन होगे तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फॉर n टन्स L = n phi/I। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी लेंथ में सपोज कर लेता हूँ, इसकी लेंथ सपोज कर लेता हूँ मैं कितनी, L लेंथ है, और इसका एरिया में सपोज कर लेता हूँ, ये इसकी लेंथ हो गई, और इसका एरिया में ले लेता हूँ कि इसका एरिया क्षेत्रफल कितना है, A क्षेत्रफल है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब वैल्यू पुट अप करते हैं। मुझे अब ये बताओ, L = n × phi क्या है, फ्लक्स है, और फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, B × A/I। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। L = n × B। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, इंडक्टर, ये एक सोलेनोइड का ही पार्ट है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा, आपको मैंने बताया था μ0 Ni। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर, ओके, डिवाइडेड बाई I। स्मॉल n और कैपिटल N में रिलेशन होता है, स्मॉल n = कैपिटल N बाई L लिख सकते हो आप। कोई दिक्कत? चैप्टर नंबर 4 में आपने क्लियर ये समझा है। अब यहां से मैंने लिखा है L = कैपिटल N, ये तो कैपिटल, यहां पे सॉरी A भी है, कैपिटल N की जगह पर मैं स्मॉल n × L लिख सकता हूं यहाँ पे। तो कैपिटल N की जगह मैंने लिखा है n × L मल्टीप्लाई μ0 Nia डिवाइडेड बाई I से I विल बी कैंसिल आउट। L = μ0 n × n² A × L। ये आपका आ गया सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला फॉर सोलेनोइड। तो कोई भी इंडक्टर दिया है, कोई भी सोलेनोइड दी है, तो उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला किस तरह निकालोगे, L = μ0 n² A × L। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक था वो आपका आज कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद से हम डील करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो आपका इसके बाद आएगा। ओके, आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू क्लास।